हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। यानी एक चार्ज्ड वायर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है इस वायर पर, और ये इन्फिनिटली लॉन्ग है। और हम लोग किसी पॉइंट मान लेते हैं पी पॉइंट पर इस वायर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम है ये गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन है। तो हम लोग इस पर गॉस लॉ के एप्लीकेशन का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है जिस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। लैम्डा को हम लोग बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज होता है उसी को हम लोग लैम्डा बोलते हैं या लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एक वायर है और पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो वायर है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि मान लेते हैं कि ये वायर का सेंटर हो गया और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया पी तक, मान लेते हैं कि ये आर हो गया। तो जब हम लोग इस आर को इस वायर के अराउंड रोटेट कराएंगे तो इस तरह से एक प्लेन का फॉर्म होगा, सर्कुलर प्लेन का फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये एक सर्कुलर प्लेन है वायर के परपेंडिकुलर। और ये जो पॉइंट्स है पी, पी डैश एंड पी डबल डैश, ये भी सेंटर से आर डिस्टेंस पर ही होंगे, यानी तीनों पॉइंट्स जो होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे। तो पी पॉइंट पर हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। तो यहाँ पे हमने दो लाइन एलिमेंट मान लिया P1 एंड P2, यानी वायर के सेंटर से दोनों ही सेम डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे दो लाइन एलिमेंट है P1 और P2, और इस P1 के चलते P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये लाइन एलिमेंट P2 के चलते P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग इन दोनों कंपोनेंट्स को x और y के अलोंग ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करना चाहे EP1 को, तो इसको नेगेटिव y एक्सिस के अलग ब्रेक कर सकते हैं और एक x एक्सिस के अलग ब्रेक कर सकते हैं। उसी तरह EP2 को भी हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, एक x के अलग और दूसरा y के अलग। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P1 और P2 के चलते दोनों इक्वल होंगे, इसलिए अगर ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो इसका कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। इसीलिए इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग y डायरेक्शन 0 हो जाएगा। और इसका एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी x कंपोनेंट में है, यानी दोनों कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो x एक्सिस के अलॉन्ग होगा, यानी इस डायरेक्शन में। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये इस प्लेन का रेडियस है, और इसको हम लोग रेडियस वेक्टर के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इस रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है पी पॉइंट पर इस प्लेन के अलॉन्ग होगा, यानी रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, और अगर यहाँ पे चार्जेस नेगेटिव होंगे यानी नेगेटिव चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इनवर्ड होगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने सारे पॉइंट्स हैं P, P डैश, P डबल डैश और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, और इन सारे पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कांस्टेंट होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी पॉइंट्स पर बराबर होंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है E=Q/4πε0r²। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियस पे डिपेंड करता है, और P, P डैश और P डबल डैश तीनों पॉइंट्स जो है तीनों एक ही डिस्टेंस पे मौजूद है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन सारे पॉइंट्स पर इक्विवेलेंट होंगे या बराबर होंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि किसी
लॉन्ग वायर के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है किसी पॉइंट्स पर वो रेडियली आउटवर्ड होगा, और ये हर एक पॉइंट्स के लिए सही होगा। अगर हम लोग यहाँ भी कोई एक पॉइंट माने, जैसे ये कोई पॉइंट सी हो गया, तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड ही होगा, क्योंकि हमने वायर को इन्फिनाइट कंसीडर किया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि गॉस लॉ का यूज़ करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको कैलकुलेट करेंगे कि एक इन्फिनाइट वायर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इस वायर के अराउंड एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया इस वायर के अराउंड, और मान लेते हैं कि ये एक क्लोज्ड सरफेस है, और इस सरफेस को हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। मान लेते हैं सरफेस 1 हो गया, ये सरफेस 2 और सरफेस 3। और स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि गॉस लॉ का जो फार्मूला होता है, टोटल फ्लक्स जो होता है वो Q/ε0 के बराबर होता है, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। और स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। किसी इनक्लोज्ड सरफेस से जो नेट फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस क्लोज्ड सरफेस से टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, और वहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो d∅ = E∆ds। अगर हम लोग किसी स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें तो इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3 से फ्लक्स कितना हो रहा है, फिर हम लोग इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो सरफेस 1 पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सरफेस वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग n यूनिट कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, लेकिन इस सरफेस वेक्टर का जो डायरेक्शन है इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, और इन दोनों और इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और इस सरफेस पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और सरफेस वेक्टर का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, यानी दोनों के बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री है। और सरफेस 3 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और सरफेस वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, यानी इसके बीच भी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नेट फ्लक्स इक्वल टू क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम लोग E.ds वेक्टर लिख सकते हैं सरफेस 1 के लिए, और ये सरफेस 2 के लिए, और ये सरफेस 3 के लिए E वेक्टर.ds वेक्टर। तो और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं EDS। हम लोग सरफेस 1 की बात कर रहे हैं, तो सरफेस 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90, और यहाँ पे लिख सकते हैं EDS cos 0, और इसको लिख सकते हैं EDS cos 90, क्योंकि सरफेस 1 और सरफेस 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे cos 90 का जो वैल्यू होता है वो 0, यानी ये जो टोटल क्वांटिटी ये 0 हो जाएगा। यहाँ से भी cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस टू EDS, और cos 0 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं EDS। और ये जो सरफेस है ये सिलिंड्रिकल सरफेस का कर्व्ड पार्ट है, और हम लोग जानते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर 2πr/h होता है। तो यहाँ पे h के जगह पे हमने l का यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम लोग 2πr/l लिख सकते हैं। तो नेट फ्लक्स जो है वो हो जाएगा फाई इक्वल टू E क्लोज्ड इंटीग्रल ds, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
2 पाई आर एल, डी एस के जगह पे 2 पाई आर एल, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि गॉस लॉ के एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे या गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। तो गॉस लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो फाई इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू इन जो होगा वो नेट चार्जेस इनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस, इसको हम लोग क्यू इन इक्वल टू लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन जो है हम लोग गॉसियन सरफेस के अंदर जितने चार्जेस होंगे उनको हम लोग क्यू एन बोलेंगे, और वायर का जो चार्ज दिया हुआ है यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो दिया हुआ है वो लैम्डा है। तो यहाँ पे हम लोग क्यू इन को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल, जहाँ एल जो होगा वो सिलेंडर का लेंथ होगा। तो यहाँ से फ्लक्स हो जाएगा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन के जगह पे हम लोग लैम्डा एल का यूज़ करेंगे, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे फ्लक्स जो है हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे ई 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एल एल कट जाएगा, और ई का जो वैल्यू होगा वो लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और ये जो ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। और हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है, यानी रेडियस के अलोंग है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ई वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियस वेक्टर के अलोंग होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये टोटल चार्जेस के कारण होगा, यानी इस वायर पे जितने भी चार्जेस होंगे उनके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ना कि उन चार्जेस के कारण जो सिर्फ इस गॉसियन सरफेस के अंदर में होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के चलते किसी पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।